चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके अभी जो वैकेंसियां आएगी उसके रिगार्डिंग जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस लेवल को कराने का प्रयास किया गया है। और आप लोग जो है सेट प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा और बहुत जल्द आपके जो फोल्डर में टेस्ट का भी ऑप्शंस आपके खुलने लगेंगे। फिलहाल जो सेट प्रैक्टिस है सेट 1 के तहत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को करेंगे और 50 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो पूरे कंप्यूटर के जो बेसिक्स से जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सब यहाँ पे आपका कराने का प्रयास किया जाएगा मेरे द्वारा। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग को दिख रहा होगा। कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो मैसेज में ज़रूर लिख करके भेजेंगे, ठीक है। कोई तरह का दिक्कत परेशानी या कुछ भी समझ में नहीं आए तो निश्चित रूप से आप लोग भेजेंगे लिख करके कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या कह रहा है? डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये आंसर यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डेटा को क्या करता है, इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को क्या करता है, इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करता है। डेटा को किस में बदलता है? तो इंफॉर्मेशन में बदलता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, प्रोसेसर भी दे दिया है। तो कंप्यूटर तो पूरे ओवरऑल जो सिस्टम है उसको हम लोग बोल देते हैं, लेकिन प्रोसेसर मेन रूप से कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट है जो डेटा को प्रोसेस करता है और फिर आपको एक आउटपुट देता है। तो यहाँ पे जब प्रोसेसर हो ऑप्शन में, हाँ, जब प्रोसेसर नहीं हो तब आप कंप्यूटर लगाएंगे, लेकिन जब प्रोसेसर दे दिया हो उस स्थिति में आप प्रोसेसर को ही लगाइएगा तो सही होगा। तो डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसर, ठीक है, याद रखेंगे, जो डेटा को इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसको प्रोसेसर ही कहते हैं। अगर ऑप्शन में प्रोसेसर नहीं हो उस स्थिति में आप कंप्यूटर को भी लगाएंगे, कंप्यूटर ही सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों सही आंसर है, लेकिन चूंकि जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है यहाँ पे तो वो प्रोसेसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर इंफॉर्मेशंस द्वारा आप लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशंस में परिवर्तित किए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी आप डाटा डालते हैं इनपुट के रूप में, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं, नंबर में हो सकता है वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित होते हैं? जैसे हमने बताया था डाटा और सूचना में अंतर होता है, डाटा और इंफॉर्मेशन में अंतर होता है। डाटा हो गए रॉ फैक्ट्स, जैसे आपने ABCD डाला या 5 डाल दिया, इसको हम लोग डाटा बोलते हैं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन सूचना, जैसे AB से आप कुछ भी नाम लिख दे, BOY से बॉय लिख दे, तो बॉय मतलब लड़का, ये इंफॉर्मेशन हो गया। 3 लेटर मिलकर शब्द बन गया तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। जैसे 5 लिखे, 5 के साथ KG लगा दी तो ये किसी जो है वेट का सूचक हो गया, तो ये यहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डेटा को इंफॉर्मेशंस में कंप्यूटर ही बदलता है। तो याद रखिएगा क्या डाटा कौन सा चीज जो है परिवर्तित होकर के इंफॉर्मेशन में बदलता है, तो नाम याद रखिएगा, उसको बोलते हैं डेटा। डेटा ही क्या होता है, प्रोसेस होकर के किस में बदल जाता है, इंफॉर्मेशंस में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ATM क्या होते हैं? आप लोग यूज करते होंगे ATM। क्या करते हैं ATM? बैंक की शाखाएं होती हैं। बैंक का प्रॉपर शाखा तो नहीं होता, लेकिन आप उसमें नकदी निकाल भी सकते हैं और आप जमा भी कर सकते हैं। तो बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर बिल्कुल नहीं, स्टाफ युक्त रहता है, वहां पे कोई स्टाफ नहीं रहता है।
आप कहिएगा गार्ड वहां बैठा रहता है तो वो ऐसे सुरक्षा के लिए रहता है, उसका कोई स्टाफ वो नहीं हो। बिना स्टाफ के नकदी देने वाला बैंक का एटीएम क्या होते हैं, और इसका ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कई बार एटीएम का फुल फॉर्म पूछ देगा तो याद रखिएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ठीक है। बिना स्टाफ के नकदी देने वाला एक प्रकार से कह सकते हैं, यंत्र कह सकते हैं, होता है एटीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? तो डेटा का संग्रह करना, ये तो स्टोरेज हो गया, ये गलत हो गया। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर का कार्य प्रणाली तो बाइनरी सिस्टम पे कार्य करता है। गणना का कार्य करना, ये भी नहीं, ठीक है। मेन क्या काम करता है कि कॉमर्शियल यूज के लिए वो जानकारी तैयार करता है। आप जो यूज करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग क्या करता है, आपका जो कॉमर्शियल यूज है, जो घरेलू यूज है, डोमेस्टिक या व्यापार वाणिज्य में, तो उसमें जो डाटा डालते हैं तो वो प्रोसेसिंग करता है, उसकी जानकारी तैयार करता है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करने का काम डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। डाटा को प्रोसेस करता है और वो निश्चित रूप से एक जो निश्चित आउटपुट आपको देता है। तो ये जनरली वाणिज्यिक भी हो सकता है उपयोग में या घरेलू उपयोग में। तो यहाँ जो आंसर है उसके हिसाब से वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी जवाब देते रहिएगा, ठीक है। जवाब दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो क्वेश्चंस आप लोग को पता होगा उसका जवाब आप लोग भी देते रहिए। सर प्रोसेसर डिवाइस होगा, देखिए एक्चुअली प्रोसेसर डिवाइस तो नहीं है, प्रोसेसर पार्ट होता है। तो इसलिए हमने बोला कि उस स्थिति में कंप्यूटर भी हो सकता है। जो पहला क्वेश्चन जो हमने अभी आपको दिखाया, एक्चुअली जो हमने जहां से इस क्वेश्चंस को लिया है तो वहां पे आंसर प्रोसेसर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर कंप्यूटर ही होना चाहिए, डिवाइस है। लेकिन चूंकि जो आंसर वहां दिया गया है तो मैं उसको भी खारिज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रोसेसर भी कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं एक पार्ट होता है कंप्यूटर के अंदर ही, महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ठीक है। चलिए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऐसे तो कंप्यूटर ही उसको बोलते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसका आंसर ऑप्शंस के हिसाब से अगर कंप्यूटर दे दे तो कंप्यूटर लगा लीजिएगा, नहीं तो प्रोसेसर भी अगर दे दे ऑप्शंस में, कंप्यूटर ना दे तो प्रोसेसर लगाइएगा। क्योंकि प्रोसेसर ही प्रोसेस करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता, वो पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। तो वो एक पार्ट्स हो जाता है, उसका आईसी चिप हो जाता है वो। तो डिवाइस उसको कहना सही नहीं है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर होना चाहिए था आंसर, लेकिन चूंकि बुक में है तो थोड़ा सा मुझे इस पे डाउट लग रहा है, इस प्रश्न पे ही आंसर कंप्यूटर ज्यादा उपयुक्त है, इसीलिए हमने दोनों बता दिया। और कोई जरूरी नहीं कि सेम फॉर्मेट का ऑप्शन भी सेम ही रहे। अगर सेम हो तो उसमें अगर मैं अभी आपको कंप्यूटर बता दूं और फिर प्रोसेसर आंसर दे देगा फाइनल आंसर में, तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर टेक्निकली सोचा जाए तो इसका आंसर कंप्यूटर ही ज्यादा बेहतर है। सेकेंडरी प्रोसेसर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं इस प्रश्न को। अगर आप लोग के एग्जाम में पूछे तो कंप्यूटर ही लगाइएगा। बाकी अगर सेम टू सेम ऐसा नहीं होता है जनरली, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि कई बार कहीं से कॉपी पेस्ट हुआ क्वेश्चन, तो उसका आंसर में भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वो लोग, क्वेश्चन सेटर। तो उस स्थिति में ऐसे, चूंकि यहाँ डिवाइस की चर्चा किया है तो डिवाइस कंप्यूटर ही होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बी ही होगा सर, हाँ बिल्कुल बी ही होगा। प्रोसेसर देखिए एक्चुअली जहां से ये क्वेश्चंस क्रिएट किए गए तो उसके आंसर के हिसाब से उसका आंसर दिया गया था। तो प्रोसेसर का भी तो काम प्रोसेस करना ही होता, लेकिन वो डिवाइस नहीं होता। ये भी सही बात है कि वो डिवाइस नहीं होता है, वो पार्ट होता है। तो इसलिए चलिए हम लोग उसको पार्ट ही मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ तक 4 तक हो गया, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
अब हम लोग बीच बीच में ना प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, मैंने आपको पहले बताया, और हमने बहुत सारा चीज़ आपको कवर करा दिया। कंटेंट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा चीज़ उसमें जो है कवर हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, और अभी चूंकि वैकेंसियाँ भी नहीं आई है तो इसीलिए थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। जल्दीबाजी में ख़त्म भी कर दें तो फिर मेरे पास भी तो पढ़ाने के लिए कुछ रहना चाहिए आप लोग को। चलिए, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो हमने बताया था कंप्यूटर के तो 3 पार्ट ही होते हैं, एक आपका एएलयू होता है, दूसरा होता है सीयू, तीसरा होता है एमयू, जिसमें कम्युनिकेशन का काम सभी पार्ट के बीच में कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है, साथ ही ये डाटा को मेमोरी यूनिट से लेकर के एएलयू को देता है, ठीक है, फिर एएलयू से लेकर के डाटा को मेमोरी यूनिट को देता है। तो इसका मेन काम कंट्रोल यूनिट का ही होता है। तो सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन सा पार्ट होता है? तो याद रखिएगा, वो होता है कंट्रोल यूनिट, जैसा कि हमने आपको थ्योरम में पढ़ा रखा है, थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। बहुत जल्द अब आप लोग को एप्स भी दे दिया जाएगा। ऐप जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको ऐप में प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी है, साथ साथ थ्योरी भी है चैप्टर वाइज, और वीडियो तो आपको कंटेंट में जो कोर्स से जुड़े हैं तो है ही आप लोग के पास, ठीक है। साथ ही मार्केट में भी बुक भी फरवरी लास्ट तक आपको दिखाई दे देगा। अब है प्रथम गणना यंत्र क्या है? प्रथम गणना यंत्र क्या है? तो गणना मतलब गणना करने वाला यंत्र। तो प्रथम गणना यंत्र आपको पता होगा कौन सा गणना मशीन बनाया गया था और कहाँ पे बना था। जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने आपको चर्चा किया था, ठीक है। तो आपको पता होगा प्रथम गणक यंत्र जो था वो चीन में बना था, और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अबेकस, ठीक है, अबेकस नाम था, याद रखिएगा। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व ही लगभग ये आविष्कार हो गया था चीन में। तो ये एक प्रकार से यंत्र था, ठीक है। ये क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस था, यंत्र था, और खास करके इसको काठ से बनाया गया था, लकड़ी का प्रयोग कर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या साउंड प्रॉपर जा रहा है? जरा बताएंगे, साउंड प्रॉपर जा रहा है? इधर तो सब ज्वाइन हो रखा है, नेटवर्क इशू होगा। लाइव क्लास पर क्लिक करो तो चलिए। कई लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जो लोग जुड़ गए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो याद रखिएगा, पैकमैन नामक जो कंप्यूटर है वो बना था खेल के लिए, खेलने के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो याद रखिएगा, मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाने वाले पास्कल ही थे। तो 8 का सी हो जाएगा। ये सब कुछ आपको याद करने होंगे, बेसिक क्वेश्चंस है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया तो याद रखिएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। अगर किसी ने पूछा कि मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था, ठीक है। तो देखिए पंच कार्ड जो बनाए गए थे वो हरमन हेलोरिथ के द्वारा बनाए गए थे। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा हरमन हेलोरिथ के द्वारा। तो यहाँ पर कोई आंसर हरमन हेलोरिथ से संबंधित है नहीं। हरमन हेलो मैं लिख देता हूं हरमन हेलोरिथ, ठीक है। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है पंच कार्ड का निर्माण किया था, पंच कार्ड को बनाया था। तो यहाँ पे कोई आंसर है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, ठीक है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले जो भी कंप्यूटर जो कार्य हो रहे थे, यांत्रिक, विद्युत यांत्रिक, विद्युत, ये सभी, तो जो प्रथम जनरेशन में आपका जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, और उससे पहले जो प्रथम जनरेशन से जस्ट पहले प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, वो किस पे कार्य कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा वो विद्युत पे कार्य कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो देखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हमने आपको बताया था कि कौन से डिवाइस इनपुट होते हैं, जो डाटा को जिससे के माध्यम से इंसर्ट कराते हैं वो इनपुट होता है, और जो कंप्यूटर से डाटा आपको दिखाता है, शो कराता है या देता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो जैसे आपको हमने बताया था इनपुट में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गए, ठीक है, जो आप कंप्यूटर में जिससे आप इंसर्ट कराते हैं, और जो आपको डाटा देता है जैसे मॉनिटर डाटा को शो कराता है स्क्रीन पे, तो ये आउटपुट हो गया। जैसे प्रिंटर, हार्ड कॉपी आप प्रिंट करते हैं जो भी, तो प्रिंटर भी आपको क्या करता है? डाटा को देता है। तो ये दोनों क्या हो गए? आउटपुट हो गए। विंडोज एंटी, कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट है, स्टोरेज है ये फ्लॉपी, और मॉनिटर, प्रिंटर ही यहाँ पे ऑप्शन में आपका दोनों के दोनों क्या है? आउटपुट है। इसलिए 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है, ठीक है। तो जब भी आप किसी पेज का या एक्सेस का उसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज देखने के लिए आप क्या करते हैं? राइट क्लिकिंग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट क्लिकिंग, ठीक है। जब भी आप ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी देखते हैं तो आप माउस का क्या करते हैं? राइट क्लिक दबाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 12 का सी, राइट क्लिकिंग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12 का सी हो जाएगा, राइट क्लिकिंग, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया आपका राइट क्लिकिंग, ठीक है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसके बारे में आप जानते हैं, जैसे आप डेस्कटॉप पे आइकॉन है, राइट क्लिक कीजिएगा तो उसका प्रॉपर्टीज आपको दिखेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी देखने के लिए हम लोग किस क्लिक का यूज करते हैं? राइट क्लिकिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? तो हम जब प्रिंटर पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बताया था, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो किस प्रकार का, यहाँ पूछा डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? तो आपको हमने बताया था लेजर प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। तो ये भी किसका है? तो प्रिंटर का है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रिंटर, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रिंटर का ही एक प्रकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टैब कुंजी, टैब का जो प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में वो क्यों करते हैं, किस लिए होता है? जो कीबोर्ड में टैब होता है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, केवल ए और बी, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये याद रखिएगा, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब की का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए हम लोग टैब की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सा कुंजी? तो ये जब हम लोग MS ऑफिस पढ़ेंगे तो वहां पर भी जानेंगे, लेकिन हम लोग जस्ट
टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम की का बटन दबाते हैं तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, एकदम शुरुआत में। तो ये कीबोर्ड के जो यूज होते हैं फंक्शन कीबोर्ड का, उसमें हम लोग इसका जो है पढ़ाई किए थे, आपको याद होगा। तो वहाँ पे हम लोग होम की टेक्स्ट के जो शुरुआत में जाने के लिए आप कौन सा बटन दबाएंगे, तो होम की का यूज करते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, खास करके जो अभी बहाली आएगा उसमें। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा, सबसे ज्यादा रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज बोल रहा है, ठीक है, जिसको कि आप दोबारा यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सीडी होते हैं, आप उसको एक ही बार यूज करेंगे, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, रोम, वो एक ही बार राइट होगा, ठीक है, दोबारा आप उस पे राइट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीयूजेबल यानी आप दोबारा कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीडी रीड राइट, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं फिर उसमें राइट भी कर सकते हैं, राइट रीड दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सीडी रीड राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है, आपको हमने बताया था, एक होता है वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब भूल जाना, और एक होता है नॉन वोलेटाइल जो कि भूलेगा नहीं। तो यहाँ बिजली बंद कर दिए जाने का जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है, उसको भूलती नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। क्या बोलेंगे उसको, नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। तो ये आपका जैसे रोम हो गया एक प्रकार का, या फिर पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या है, नॉन वोलेटाइल है। और वोलेटाइल जैसे रेम हो गया, रेम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। रेम क्या है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल। रेम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी, जबकि रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल, ये भूलेगा नहीं, ठीक है। तो यही है जो डाटा को लाइट चले जाने के बाद भी डाटा रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा डैश करने देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं यानी उसको स्टोर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा क्या करने देते हैं, स्टोर करने देते हैं, तभी तो गैदर करते हैं, इकट्ठा, गैदर मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चूंकि कंप्यूटर डाटा को गैदर करता है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। चलिए आप लोग भी चलिए बताते चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो जब आएगा, ठीक है। 19 नंबर बताइए। उन्नीस नंबर का आंसर बताइए आप लोग। एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी है, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो हमने बताया था आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, वो एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका रोम। 19 का क्या हो जाएगा, रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से आप किसी भी पेन ड्राइव से या कॉपी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, डाउनलोड करना, स्टोरेज करना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन करना, ठीक है। जब हम सेकेंडरी मीडिया स्टोरेज से जैसे पेन ड्राइव हार्ड डिस्क में डालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टॉलेशन करना, ठीक है। तो 20 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21। डैश सीपीयू के लिए समान गणित परफॉर्म करता है। तो हमने बताया था सीपीयू के लिए जो गणित परफॉर्म का कार्य जो है वो कौन करता है, तो एएलयू करता है। कौन करता है, तो एएलयू करता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। यही गणितीय जितने भी कार्य होते हैं उसका परफॉर्म करता है। तो एएलयू इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, एएलयू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशंस के माध्यम से ट्रेवल करती है। किसके माध्यम से, मदरबोर्ड के बीच में कंपोनेंट जितने भी उसमें जो डाटा का ट्रांसफर होता है किसके माध्यम से होता है, तो आपको पता होगा उसमें बसेज लगे होते हैं। जो तार आप देखते होंगे बहुत सारा लगा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बसेज बोलते हैं। ठीक है, बस जैसे आप लोग ट्रेवल करते हैं उसी प्रकार से मदरबोर्ड में भी डाटा ट्रेवल किसके माध्यम से होता है, बस, यानी बसेज। जो तार, बहुत सारा तार देखते होंगे आप, तार की पट्टी लगा रहता है रेड कलर का, या देखते होंगे जनरली कंप्यूटर खोलते होंगे तो उसमें आपको सिस्टम में आप देखेंगे बसेज लगे होते हैं जो कि सारे कंपोनेंट में आपका इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है, बसेज याद रखिएगा। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो जो कंप्यूटर का मुख्य पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है, उसको हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मदरबोर्ड कहते हैं। तो 23 का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 23 का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, मदरबोर्ड। क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। पीसी का पूरा नाम। तो पीसी हम लोग पर्सनल कंप्यूटर को ही क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। पीसी किसको कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। ठीक है, पीसी फॉर होता है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। एसोसीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं, कोई भी जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं, माउस लगाते हैं, जो स्थान को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं कि पोर्ट में लगाइए, इस पोर्ट में लगाइए, यानी उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसको पोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसको पोर्ट कहा। ये सब सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जाम में जब पूछता है तो उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसको पोर्ट कहा जाता है। डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। ठीक है, तो जो पहला कंप्यूटर डैश का उपयोग करते हुए जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था वो किसका प्रयोग किया गया था, असेंबली लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज का, सोर्स कोड का, तो ऑब्जेक्ट कोड का। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज का। सबसे पहले जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे गए थे वो मशीन लैंग्वेज में ही लिखे गए थे। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जितना जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता है। आगे चल करके चूंकि ये लिखना कठिन था तो फिर असेंबली लैंग्वेज, फिर असेंबली से ये कन्वर्ट होते होते अब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट कोड तक पहुंच गया। ठीक है, और सी प्लस प्लस जावा तक पहुंच गया, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। तो इसका एग्जैक्ट आंसर 26 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, तो याद रखिएगा बेसिक कंप्यूटर का विकास जो किया था जॉन जी कैमी ने किया था। उनका नाम था जॉन जी कैमी। क्या नाम था, तो जॉन जी कैमी। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जॉन जी कैमी। ठीक है, 27 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल। पास्कल क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है, कंप्यूटर की एक इकाई है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का एक प्रकार है। तो पास्कल याद रखिएगा कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की एक भाषा। जब हमने भाषा कंप्यूटर का लैंग्वेज पढ़ाया था तो उसमें इसकी चर्चा की थी, पास्कल के बारे में। कंप्यूटर की एक क्या है, भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। सबसे पहले जो प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सी भाषा का विकास किया गया था, तो याद रखिएगा उसको हम लोग फोर्ट्रन बोलते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसको क्या बोलते हैं, फोर्ट्रन। फोर्ट्रन जो शॉर्ट फॉर्म है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन का शॉर्ट फॉर्म है। तो फोर्ट्रन याद रखिएगा, फोर्ट्रन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वे वर्ड्स, डैश वे वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। कुछ वर्ड्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना जो अलग से उसको रिजर्व करके रखा हुआ है। कंट्रोल वर्ड्स उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व कीज। तो उसको कहा जाता है, याद रखिएगा उसको कहा जाता है रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है, जो कि विशेष करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको
अपने यूज के लिए रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। तो जनरली वो जो प्रयोग करता है गणना करने के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करता है। याद रखिएगा कौन सा सिस्टम का प्रयोग करता है, तो याद रखिएगा बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करता है। हमने आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल ये सब बता रखा है, नहीं पढ़े हैं तो कंटेंट में जाइए और अच्छे से सारे वीडियो को देखिए। ठीक है, बहुत सारा कोर्स का महत्वपूर्ण 60% के कोर्स के पार्ट को हमने आपको करा दिया। अगर आप इतना भी पढ़ के जाते फिर भी क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, खास करके 6 to 8 में। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो हमने बताया था सबसे छोटा जो होता है वो, सबसे पहले तो हमने बीट बताया, फिर हमने आपको निबल बताया, फिर बाइट बताया। 1024 बाइट मिलकर के बनता है केबी। 1024 बाइट मिलकर के क्या बनता है? केबी बनता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा? निम्नलिखित सबसे बड़ा यूनिट पूछ रहा है, तो सबसे छोटा केबी है। केबी के बाद आता है एमबी। ठीक है, सॉरी उल्टा में बना रहा हूँ यहाँ। केबी, उससे बड़ा हुआ एमबी, एमबी से बड़ा हुआ जीबी, जीबी से बड़ा हो गया टीबी। तो सबसे बड़ा तो यहाँ के हिसाब से टेराबाइट हो गया। आंसर क्या हो गया? टेराबाइट। अभी मेमोरी जो है टेराबाइट में रहता है। पद बिट का लघु रूप है। अब देखिए बिट, बिट एक प्रकार से क्या है? बाइनरी डिजिट को ही बिट बोलते हैं। बाइनरी डिजिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बिट। और 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, और 8 बिट इक्वल टू क्या होता है? 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये बिट जो होता है बाइनरी डिजिट का ही शॉर्ट फॉर्म है। बाइनरी डिजिट को ही बाइनरी डिजिट लिखिएगा। तो बाइनरी डिजिट में क्या किया गया है? बी आई यहाँ से लिया गया, टी इसका लास्ट कर लिया गया, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? बिट। तो बिट जो पद है वो लघु रूप है बाइनरी डिजिट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको हम 15-20 टेस्ट करवा देंगे इस प्रकार से 50-50 का क्वेश्चंस का। तो जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो लगभग इसी समय से आ जाएंगे। लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। ठीक है, तो 1 बिलियन बाइट्स किसके बराबर होता है? आप लोग बताइए, 1 बिलियन बाइट्स किसके बराबर हो जाएगा? तो हमने बताया 1024, तो 1 किलो बाइट। देखिए बीट 1 बिलियन बाइट्स बोल रहा है, तो किलो बाइट तो आपको 1024 ही हो गया। ठीक है, और बिट तो होगा नहीं। अब आ जाइए यहाँ पे गीगाबाइट है, जीबी, जीबी, और यहाँ पे आपका है मेगाबाइट हो गया, एमबी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एमबी किलोबाइट, और 1024 बाइट को हम लोग किलोबाइट बोलते हैं, और 1000 जीबी, सॉरी एमबी, 1000 एमबी इक्वल टू होता है 1 गीगाबाइट। ठीक है, तो आपको 10 लाख, ठीक है, 10 लाख 1 बिलियन के बराबर होता है। तो आप देखिए इसको 2 बार गुना कीजिएगा। ठीक है, 1 एमबी को, तो ये 10, 6 शून्य हो गया, 2 2 4 2 2 2 4 2 6। ठीक है, तो 10 लाख हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? 1 बिलियन के बराबर हो गया। तो 1 लाख जो यहाँ पर 10 लाख, ठीक है, बाइट, 10 लाख क्या हो गया? बाइट। वो किसके बराबर है? तो 1 गीगाबाइट के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका गीगाबाइट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चूंकि बीट तो सबसे छोटी का ये होगा नहीं। किलोबाइट इक्वल टू होता है 1 किलोबाइट 1024, तो जनरली हम 1000 ही मानते हैं उसको, तो 1000 किलोबाइट हो गया। 1000 बाइट इक्वल टू 1000 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद 1000 बाइट 1 किलोबाइट, फिर आपका 1024 जनरली 124 के भी इक्वल टू होता है 1024, एक ही हजार मान चलिए के भी इक्वल टू होता है। ठीक है,
1 MB, फिर 1000 MB इक्वल टू हो जाता है आपका 1 GB। ठीक है, तो इसी प्रकार से बढ़ता है। फिर 1000, तो यहाँ पे 1000 राउंड फिगर में हम लेकर के इसका आंसर जो है 1 बिलियन बाइट्स किसके बराबर हो जाएगा, तो याद रखिएगा गीगाबाइट्स के बराबर होता है। देखिए उसमें जो बाइट कितना बाइट के बराबर होता है, तो 1 बिलियन में कितना हो जाता है, पहले ये थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए। 1 बिलियन इक्वल टू कितना हो जाता है, नहीं ये ज्यादा हो जाता है, लगभग 3 3 6 3 9 9 शून्य। ठीक है, तो लगभग 1 अरब के आसपास हो जाएगा, 1 अरब के आसपास हो गया 9 शून्य। 1 सेकेंड मैं भी मिस्टेक किया है, बिलियन है ना, बिलियन मिलियन को, चलिए 1 सेकेंड रुकिए मैं समझाता हूँ आपको। एक बिलियन है, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया था उस समय। 1 बिलियन जो है वो 9 शून्य, 1 पे 9 शून्य बैठाइए, उसके बराबर हो जाता है 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, करोड़ 10 करोड़, उसके बाद 100। ठीक है, तो ये लगभग इतना के बराबर होता है। यानी 1 अरब के बराबर हो गया। ठीक है, 1 अरब। और अब सिंपल सी बात है कि 1000 बाइट इक्वल टू 1 KB, ये तो आप समझ गए। मतलब 1024 को हम लोग 1000 राउंड फिगर में 1000 लिखते हैं। ठीक है, तो 1000 बाइट इक्वल टू हो गया 1 KB, इक्वल टू 1 KB। उसके बाद 1000 बाइट KB यानी 1000 KB इक्वल टू हो जाता है आपका 1 MB, तो ये इसके बराबर हो गया। फिर 1000 MB इक्वल टू हो जाता है 1 GB। ठीक है, तो वो 1 GB के बराबर हो गया। तो ये गुना कीजिएगा तो 10 पे 1 पे 9 शून्य बैठ जाएगा, गुना कीजिएगा तो वो 1 अरब बाइट के बराबर हो गया, लगभग 1 अरब क्या हो गया, बाइट के बराबर हो गया। तो ये थोड़ा सा बिलियन याद रखिएगा, ये 1 अरब के बराबर होता है बिलियन। ठीक है, 1 अरब। समझ रहे हैं बात को कि नहीं, अब समझ लग गया होगा। मैं भी थोड़ा मिस्टेक किया था उस समय, मिलियन उससे छोटा होता है, बिलियन बड़ा होता है, 1 अरब के बराबर होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब समझ लगा आप लोग को कि नहीं? रोहित सिन्हा, आप समझ लगा इस चीज को, समझे कि नहीं? क्या मेरी बात आप लोग सुन पा रहे हैं सही से?
क्या कंफ्यूजन क्या है? अभी हमने बताया कि देखिए 1 बिलियन 1 अरब के बराबर है, ठीक है। 1 अरब यानी 10, यानी 1 पे 9 शून्य बैठाइए, और नहीं देखिए 1 बिलियन जो है ना 1 अरब के बराबर हो जाता है। तो 1 अरब में आपको सिंपल सा हमने बताया कि जो केबी होता है वो 1000 बाइट का 1 केबी, ठीक है। केबी के बाद एमबी आता है, तो 1000 बाइट गुने 1000 कर दीजिएगा, वो एमबी के बराबर हो गया। फिर 1000 गुने 1000 गुने 1000 कर दीजिएगा, तो वही आपका जीबी के बराबर हो गया, और वो 1 अरब के बराबर हो जाता है। तो इतना डाटा आपको बोल रहा है किस में होगा, ठीक है। तो वही चीज आपको समझाया, फिर से आप समझ लीजिए इस चीज को। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, इसलिए, ठीक है। जैसे इधर मैं समझाता हूँ फिर से एक बार। देखिए बाइट बोला कितने बाइट के बराबर है? 1 बिलियन। 1 बिलियन यानी आप जान लीजिए वो 1 अरब के बराबर होता है। और 1 अरब लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा? 9 शून्य लिखिएगा। 3 3 2 5 6 7 8 9, ठीक है। 3 3 6 3 9, इतना के बराबर बाइट करना है आपको। तो आपको पता है कि 1 केबी इक्वल टू 1000 बाइट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि 1000 केबी, केबी इक्वल टू होता है 1 एमबी। तो 1000 गुने किलो बाइट, चूंकि ये 1000 बाइट के बराबर है, तो यहाँ पे हम 1000 लिख सकते हैं, वो 1 एमबी के बराबर हो गया। और हम जानते हैं 1000 एमबी इक्वल टू 1 जीबी के बराबर होता है। तो एमबी की जगह चूंकि 1 एमबी इसके बराबर है, तो इसको गुना कर दीजिए। तो 1000 गुने 1000 गुने 1000, तो यही हो गया आपका 9 शून्य हो गया एक पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही 1 अरब के बराबर हो गया, यानी 1 बिलियन के बराबर हो गया। यानी 1 जीबी जो है आपका, 1 गीगाबाइट जो है 1 अरब के बराबर हो गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा था कि गीगाबाइट कौन सा, इसमें से कौन सा 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होगा, ठीक है। तो याद रखना है बस थोड़ा सा, ये कंफ्यूजन ये हो सकता है पूछ दे आपके एग्जाम, इसलिए हमने आपके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया। बाकी एक आध बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है बताइए। ऑप्शन नंबर, बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है। बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है, ये तो सही है। बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह का रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल नहीं। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है? 35 का आंसर कौन सा सही है बताइए। बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है, तो सिंगल डिजिट बाइट होता है। बाइट में तो 8 बिट होते हैं, तो ये तो आपका गया, ये सही होगा 35 का, ऑप्शन नंबर ए। तो जो जो गलत है उसको काटते जाइए, ये गलत हो गया। बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, नहीं, समूह को तो बाइट में करेंगे, बिट तो सिंगल को करता है, ये भी गलत है। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, बिल्कुल ये सही है। 8 जो बिट होता है वही बाइनरी डिजिट को ही बिट बोलते हैं, बाइनरी नंबर या डिजिट को बाइट कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, सत्य है। बाकी 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं, ये नहीं, बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बाइट कहते हैं, ये भी गलत हो गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। डैश एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग, डैश एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो
कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल, इससे क्या हुआ है कि आपका उपयोग करना क्या हो गया? आसान हो गया। डैश एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, यूटिलिटी, नेटवर्क। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके आने से क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का उपयोग करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो त्रुटि होता है उसको बग कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा में हमने बताया तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बग कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा में उसको क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो होता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सीपीयू एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर का या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा, यही दो चीज होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ए। 38 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश बदलना। तो डेटा को किस में बदलना है? इंफॉर्मेशन में बदलना है, सूचना में बदलना है। बस इसका तो मेन उद्देश्य यही होता है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया। कंपाइलिंग जब करते हैं तो उसमें डिबगिंग, देखिए यहाँ पे देखिए, कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग, डिबगिंग। अब देखिए यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो डिबगिंग होता है। बग को जब हम बग गलती हुआ तो उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रक्रिया क्या करते हैं? डिबगिंग कहलाता है। कंपाइलिंग तो वो पूरा समूचा कंपाइलर से करते हैं, लेकिन डिबगिंग उसको कहते हैं। त्रुटियां जो ढूंढा जाता है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है, उसको बोला जाता है डिबगिंग करना। बग मतलब त्रुटि, डिबगिंग मतलब त्रुटि को खत्म करना, ढूंढने की प्रक्रिया। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर डैश का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या चीज का उपयोग करते हैं? तो टर्मिनल का उपयोग करते हैं। तो टर्मिनल लास्ट इंड कोई भी सिस्टम से जुड़ा हुआ जो कंप्यूटर होता है उसको टर्मिनल कहा जाता है। जैसे हो सकता है एक ही सर्वर से बहुत सारे सिस्टम जुड़े हों, तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में मेन रूप से बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं और बहुत सारा यूजर भी रहता है वहाँ। ठीक है, तो मेन फ्रेम में क्या होता है? एक मेन सर्वर होता है, उससे बहुत सारे जुड़े होते हैं। तो ये जो लास्ट इंड है इससे जैसे जुड़ा हुआ एक सर्वर से सभी कंप्यूटर, तो ये टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, तो एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर डैश का उपयोग करते हैं, टर्मिनल का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 41 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए 7 कनेक्ट किए जा सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए 7 कनेक्ट किए जा सकते हैं, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, एंटरप्राइज, नेटवर्क। तो वहां पे इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। ठीक है, सर्वर का कोई यूज ही नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर बनाने के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं किसको? तो नेटवर्क। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? नेटवर्क। ठीक है, जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा उसमें आपको माना। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? ठीक है, तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे जो शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर का सर्वर होता है। उसको भी हम लोग कंप्यूटर ही कहते हैं जनरली, क्योंकि वो सर्वर है, डाटा स्टोरेज वहां पे बहुत बड़ा कैपेसिटी का रहता है। तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो इसमें से जो आंसर है उसका हो जाएगा आपका सर्वर, नेटवर्क सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड, डिजिटल डिवाइस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है दोनों का कॉम्बिनेशन से ही काम होता है इसमें। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेटवर्क। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना का आदान प्रदान करता है तो उसको नेटवर्क कहते हैं। और जो सूचना का जो राजपथ होता है उसको इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट सभी नेटवर्कों का ही क्या है? समूह है। चलिए नेक्स्ट। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, याद रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर कर लीजिएगा, सर्वर रो हो जाएगा यहाँ। ठीक है,
सर्वर, ठीक है। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्क, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, क्लाइंट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जो है नेटवर्क। जितने भी नेटवर्क से जुड़े हुए होंगे उस सर्वर से, तो उसको रिसोर्स देता है, ठीक है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिंक। आप लोग पढ़े होंगे हाइपरलिंक, ठीक है। HTTP करके लिखते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज खुल जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक, ठीक है। वेब पेज जब खोलते हैं वेबसाइट, उस पर क्लिक करते हैं कोई भी पॉइंट्स पे, तो दूसरा पेज खुलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है नेट पर बैंकों का बैठक, नेट प्रैक्टिस इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग का मतलब ही हुआ इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, ठीक है। इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो कनेक्टिविटी यानी सबको कनेक्ट करने का एग्जांपल इसमें से कौन सा है? तो सभी सिस्टम को कौन कनेक्ट करे? इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड, डाटा, तो इंटरनेट ही करता है। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंटरनेट हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश का विषय वस्तु के बारे में बता देती है, ठीक है। विषय वस्तु के बारे में कौन सा बताता है? तो आपको पता होगा, जब ईमेल करते होंगे तो विषय वस्तु के बारे में कहाँ पे लिखते हैं? ठीक है, तो सब्जेक्ट में लिखते हैं। क्या सब्जेक्ट है? वही हो गया। जैसे पत्र लिखते हैं, सब्जेक्ट देते हैं ना विषय, तो विषय वस्तु उसी प्रकार से मेल में भी होता है, सब्जेक्ट ही होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन लाइन पे हम लोग बहुत पहले यूज करते थे जनरली, खास करके मॉडेम लगा करके आप मोबाइल से या लैपटॉप को जोड़ते थे, ठीक है। तो उसको मॉडेम कहा जाता था, जो कि मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का कार्य करता है, यानी एनालॉग को डिजिटल बदलने के लिए और डिजिटल को एनालॉग बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो याद रखिएगा, लास्ट में आपका आंसर की भी दिया हुआ है, इसीलिए दे दिया गया कि आप लोग जब सेट प्रैक्टिस करेंगे, एक बार हमने समझा दिया, अगर कोई तरह का उसमें दिक्कत है तो आप उसको फिर जो है लास्ट में आंसर की मिला लेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने सही हुए, ठीक है। इसीलिए हमने अब प्रैक्टिस बीच बीच में कराना शुरू कर दिया है, क्योंकि केवल पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं कि कोई प्रश्न में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। हाँ, अगर कोई तरह का दिक्कत है तो आप जो है निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, उसका मैं यहाँ से रिप्लाई करूँगा, ठीक है। कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। बियालीस का क्वेश्चन मिसप्रिंट है सर, बनाने के लिए नहीं चलाने के लिए होगा। अच्छा, वो थोड़ा बहुत होगा, देख लेता हूँ मैं। 42 थोड़ा बहुत भाषा में, चूंकि ये सब इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट रहता है ना, तो इसमें दिक्कतें आएगी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो आप भी थोड़ा बहुत समझ लिया कीजिए। और कहीं कोई जो टेक्निकल टर्म जो समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं।